नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था इतिहास के क्रम में मौर्य साम्राज्य का उद्भव। तो उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सम्राट बिंदुसार के बारे में और तथा उनके पुत्र जो है अशोक के बारे में हमने पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है अशोक के अभिलेख के बारे में। कल हमने आपसे बताया था कि सम्राट अशोक का जीवन काल कैसा था, उनके बायोग्राफी के बारे में, और वो जन्म से लेकर वो सम्राट बनने तक का उनका सफ़र कैसा रहा था, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। और एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सभी पॉइंट टू पॉइंट जो है कराया गया था। तो आज का हमारा टॉपिक है अशोक के शिलालेख। तो यहाँ से दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पर भी जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, वहाँ पर मौर्य साम्राज्य के टॉपिक से शिलालेखों से क्वेश्चन कोई ना कोई ज़रूर बनता है। तो अगर दोस्तों शिलालेख से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस प्री तक की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, अशोक के शिलालेख पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये शिलालेख कितने प्रकार के थे। जो अशोक के शिलालेख, जो अशोक ने शिलालेख का निर्माण करवाया था, शिलालेख की स्थापना करवाया था, अभिलेखों की स्थापना करवाया था, अशोक के अभिलेखों के बारे में हम जानते हैं कि अभिलेख ये कितने टाइप के थे। तो दोस्तों अशोक के जो अभिलेख थे ये 3 टाइप के थे। कौन कौन से? पहला था उनका शिलालेख। पहला क्या था दोस्तों? पहला था शिलालेख। पहला था शिलालेख और दूसरा टाइप था इनका स्तंभ लेख। क्या था दोस्तों? स्तंभ लेख। और ये अभिलेखों में ये तीसरा टाइप था एक, इसको हम कहते हैं गुहा लेख। क्या टाइप था दोस्तों? एक था गुहा लेख। कौन कौन सा था? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ये 3 प्रकार के अशोक के अभिलेखों की गणना की गई है। ये 3 प्रकार के अशोक के अभिलेख हैं। तो अब शिलालेख में अगर हम देखें तो शिलालेखों का भी 2 टाइप का है। एक तो इसमें शिलालेखों में 2 प्रकार के शिलालेख पाए जाते हैं। 2 प्रकार के शिलालेखों का वर्णन है। वह शिलालेख कौन कौन से हैं? एक तो है इसमें दीर्घ शिलालेख, एक तो है दीर्घ शिलालेख और दूसरा है इसमें लघु शिलालेख। लघु शिलालेख था। कौन कौन से था दोस्तों? एक तो था दीर्घ शिलालेख और दूसरा था लघु शिलालेख। तो हम अगर शुरुआत से देखें तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला था शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। शिलालेख को अगर देखा जाए तो इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला था दीर्घ शिलालेख और दूसरा लघु शिलालेख। इसी टाइप में अगर हम स्तंभ लेख को देखें तो स्तंभ लेखों को भी 2 टाइप में विभाजित किया गया है। वह 2 टाइप कौन कौन से हैं? वह 2 टाइप दोस्तों, एक है दीर्घ शिलालेख, एक है लघु शिलालेख। शिलालेख में कह रहा हूं कि लघु स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख है एक, और एक है दीर्घ स्तंभ लेख। कौन सा है? एक लघु स्तंभ लेख है और एक दीर्घ स्तंभ लेख है। अब ये तो था इसका विभाजन अभिलेखों का, अशोक के अभिलेखों का ये विभाजन था। अब हम देख लेते हैं कि इन अभिलेखों में शिलालेख और दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, लघु स्तंभ लेख और दीर्घ स्तंभ लेखों का जो है कितनी संख्या थी। अगर हम देखते हैं शिलालेखों में, तो जो इसमें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है शिलालेखों को, एक दीर्घ शिलालेख और एक लघु शिलालेख।
अगर इनको देखा जाए तो दीर्घ शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14। दीर्घ शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14। और लघु शिलालेखों को देखें तो इनकी संख्या थी 13। ठीक है, दीर्घ शिलालेख जो थे, जिसे हम बृहद शिलालेख भी कहते हैं, वह जो है उनकी संख्या 14 थी, और जो लघु शिलालेख थे उनकी संख्या क्या थी? 13 थी। अब अगर देखा जाए, अब देखो क्या होता है कि हमने शिलालेखों के बारे में और स्तंभ लेखों के बारे में, ये क्या चीज़ होते हैं इसके बारे में हमने अगले ही पार्ट में बता दिया था। इसके पहले वाले पार्ट में अगर जैसे शिलालेख की बात किया जाता है तो यह लेख जो होता है, शिलालेखों को पहाड़ों को काटकर और उसे समतल करके बनाया जाता है, वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, जो शिलालेख होते हैं वो पहाड़ों को काट कर और उसे समतल करके उस पर उत्कीर्ण किए जाते हैं कुछ अक्षर, तो या राजाज्ञा या राजा निर्देश जो है उस पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, वही शिलालेख कहलाते हैं। और स्तंभ लेखों की जो बात करते हैं हम, स्तंभ लेख जो प्राकृतिक ये जो शिलालेख होते हैं, इसकी अनुपलब्धता जब होती है तो वो ऐसे मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसको कि एक पत्थर तैयार किया जाता है अलग से। जैसे हम पहाड़ों को काटकर अलग से या पत्थरों को काटकर एक अलग से हम पत्थर तैयार करते हैं कि जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे पत्थरों को हम उस पर जो है, या हम उसे कृत्रिम स्तंभ भी एक प्रकार से कह सकते हैं, उस पर जो हम अभिलेख या कोई राज्यादेश या राज्य का निर्देश कोई उत्कीर्ण करते हैं या नियम कानून को उत्कीर्ण करते हैं, तो वही स्तंभ लेख कहलाता है। ठीक है, और गुहा लेख का मतलब ये होता है कि ना उसमें कोई स्तंभ होता है और ना ही कोई पर्वत का कोई शिला काटकर हम उस पर बनाते हैं। गुहा का मतलब होता है गुफा, लेख का मतलब होता है उस पर उत्कीर्ण किया हुआ या कोई लेख। ठीक है, गुहा लेख का मतलब होता है। तो गुहा लेख में दानवीर और जो दान लेता है उस व्यक्तियों का उसमें गुफाओं में उसमें उत्कीर्ण किया गया है कुछ लेख, उस पर प्रकाश डाला गया है, तो यही गुहा लेख है। मतलब गुफाओं में जो हमारे कुछ उसमें शब्द या कोई राजाज्ञा या कोई निर्देश उत्कीर्ण हुआ है, वहाँ पर गुफाओं के दीवारों पर, वही होता है गुहा लेख। तो ये शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख क्या होते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो दीर्घ शिलालेख, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे दीर्घ शिलालेख के बारे में। तो यही इतने टाइप हैं जो अशोक के अभिलेखों को इन टाइपों में विभाजित किया गया है मित्रों। अब हम देखेंगे कि दीर्घ शिलालेख के बारे में हम देखते हैं कि दीर्घ शिलालेख 14 जो शिलालेख हैं उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। उसमें देखेंगे पहले शिलालेख में क्या कहा गया था, दूसरे शिलालेख में क्या कहा गया था। इस टाइप से हम सभी शिलालेखों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। चलते हैं हम आगे 14 बृहद शिलालेखों के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम चलते हैं कि अपने शिलालेखों पर। अब अशोक का जो 3 भागों में विभाजित किया गया अभिलेख था, उसमें सबसे पहले हम चलते हैं बृहद शिलालेखों पर। बृहद शिलालेखों की संख्या क्या थी? 14 थी। तो हम शिलालेखों का जो पहला पार्ट है हमारा बृहद शिलालेख, उनकी संख्या 14 थी, उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। तो पहले अगर शिलालेख के बारे में हम देखें तो पहला शिलालेख जो था, इसमें से जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मित्रों वहाँ तक हम कराएंगे। जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप है, टॉपिक है, उसको ही हम कराएंगे। तो 14 शिलालेखों में जो बृहद शिलालेखों में जो पहला शिलालेख था, उसमें जो है पशु हत्या व उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस पर? पशु हत्या पर। पशु हत्या व उत्सव समारोह क्या पशु हत्या पर रोक लगा दी गई थी, उत्सव समारोह पर, ठीक है, इस पर रोक लगा दी गई थी। और यहाँ पर उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी जीव, किसी भी जीव को मारने का आदेश नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या, पशु हत्या उत्सव समारोह पर प्रतिबंध, ये हम एक शॉर्टकट में हम आपको लिखवा रहे हैं, बाकी का हम कहानी के रूप में आपको ऐसे ओरल समझा दे रहे हैं। पशु हत्या जो इसमें इंपॉर्टेंट है वही लिख रहे हैं, पशु हत्या और उत्सव समारोहों पर
पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या था कि पहले जो अशोक सम्राट का दरबार था, राज दरबार था, या हम कह सकते हैं कि उनका जो रसोई घर था, वहाँ पर पहले हजारों जानवर मारे जाते थे, हजारों की संख्या में। लेकिन जब उनका हृदय परिवर्तन हो गया, जब वो बौद्ध धर्म अपना लिए और ये शिलालेखों का निर्माण करवाए, तो पहला जो शिलालेख था, बृहत शिलालेख, उसमें उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है कि यहाँ पर पशु हत्या पूर्णतः प्रतिबंध है, पूर्णतः प्रतिबंध है। लेकिन जो राजा का रसोई घर था, उसमें पहले हजारों जानवर मारे जाते थे। लेकिन अब इसके बाद जब ये शिलालेख लिख दिया गया, जब ये शिलालेख की स्थापना कर दी गई, तो उनके दरबार में उनके रसोई घर में 3 जानवर, सिर्फ 3 जीव मारे जाते थे, 3 जीव, 2 मोर और 1 हिरन। और उसमें ये भी लिखा गया था कि बाद में इसको भी प्रतिबंधित करने की संभावना है, मतलब इसको भी प्रतिबंध कर दिया जाएगा। क्या क्या मारे जा रहे थे? सिर्फ ये शिलालेख लिखने के बाद, उत्कीर्ण करवाने के बाद, सिर्फ 2 मोर और 1 हिरन मारा जाता था, बाकी का सब कुछ प्रतिबंध। नहीं तो इसके पहले हजारों जानवर उनके रसोई घर में मारे जाते थे। ठीक है। अब दूसरा शिलालेख, ये शिलालेख में बृहत शिलालेखों का भाग है, ये ध्यान देना। दूसरे शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है मित्रों? दूसरे शिलालेख में कहा गया है कि इसमें समाज संबंधी कुछ कार्य किए जाएंगे। ठीक है, समाज संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। और जैसे उसमें समाज संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किए जाने में ऐसा कार्य था जैसे गरीबों की मदद करना, चिकित्सा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चिकित्सा के बारे में। ठीक है, इसमें अगर हम ये देखें कि समाज संबंधी महत्वपूर्ण कार्य, समाज संबंधी महत्वपूर्ण कार्य, या हम ये कह सकते हैं, इसको एक कोष्टक में अगर हम देखें कि वो 2 महत्वपूर्ण कार्य थे। कौन कौन? पशुओं का और मनुष्यों का चिकित्सा। क्या था? पशुओं और मनुष्यों की क्या है? चिकित्सा। पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा जो है, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे जो दूसरे शिलालेख में जिसका वर्णन किया गया है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें वर्णन किया गया है कि अशोक की जो दक्षिणी सीमा थी, अशोक की राज्य की जो दक्षिणी सीमा थी, उसमें जो है तत्कालीन जो उस समय उनके दक्षिणी सीमा पर जो राज्य थे, उनका वर्णन भी किया गया है, जिसमें चोल, पांड्य, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि मतलब दक्षिणी सीमा पर राज्य, क्या क्या नाम था? एक चोल था, दक्षिणी सीमा पर जो राज्य था, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र। क्या नाम था? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र। और क्या था? केरल पुत्र। क्या था? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र तथा ताम्रपर्णी। क्या था? एक और था ताम्रपर्णी। ठीक है, ताम्रपर्णी मतलब क्या है? ताम्रपर्णी है, सॉरी, पर्णी मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताम्रपर्णी जो है, अगर देखें तो दूसरे शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है दोस्तों, कि इसमें महत्वपूर्ण 2 कार्य किए गए हैं। उनका वर्णन है कि मतलब पशुओं का और मनुष्यों की जो चिकित्सा है वो कार्य किया जाएगा। और एक चीज़ और वर्णन है कि अशोक के जो दक्षिणी सीमा पर राज्य थे उसका वर्णन किया गया है। वो जो दक्षिणी सीमा पर राज्य थे कौन कौन से थे? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी का उल्लेख उसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है। अब हम चलते हैं तीसरे शिलालेख पे।
तीसरा शिलालेख, तीसरे शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है इसके बारे में हम देखते हैं। तीसरा जो शिलालेख है दोस्तों, इसमें ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता का भाव, ठीक है, ब्राह्मणों और श्रमणों मतलब जो श्रमिक होते हैं उनके प्रति उदारता का भाव रखना है और माता पिता की सेवा करना है, अल्प व्यय करना है, जितना संभव हो सके उतना अल्प व्यय करना है, ठीक है। ये सब जो है तीसरे में वर्णित है, तो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बस इतना समझ लो कि अगर ये डायरेक्ट पूछ ले कि ब्राह्मणों का और श्रमिकों का जो सम्मान है या उनके प्रति उदारता का भाव रखना है, वो किस शिलालेख में वर्णित है? तीसरे शिलालेख में। ब्राह्मणों और श्रमिकों के प्रति क्या करना है? अच्छा व्यवहार, ठीक है, अच्छा व्यवहार या अल्प व्यय, अल्प व्यय, ठीक है, अल्प व्यय करना है, माता पिता की सेवा करनी है, इसमें माता पिता की सेवा। तो ये चीज़ का वर्णन हुआ है किसमें? तीसरे शिलालेख में दोस्तों इस चीज़ का वर्णन हुआ है कि ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता का भाव, अच्छे कार्य करना, और क्या बोला गया है? अल्प व्यय, माता पिता की सेवा करना। और इसमें जो है हर 5वें वर्ष जो है अनुसंधान करने का एक उसमें राजाज्ञा दिया गया है कि वहाँ पर हर 5वें वर्ष अनुसंधान करें, मतलब आके वहाँ पे व्यापारी लोग अपना व्यापार लगाएं हर 5वें वर्ष। इस चीज़ का भी उल्लेख किया गया है तीसरे में। अब हम चलते हैं कि चौथे पर। तो अगर दोस्तों हम ये देखें कि पहले शिलालेख में हम उसमें पढ़े थे, पहले शिलालेख में पशु हत्या पर रोक और मतलब वहाँ पे समारोह का जो है उत्सव समारोह को प्रतिबंध कर दिया गया था, और ब्राह्मणों का आदर सम्मान, श्रमणों का आदर सम्मान, माता पिता का आदर सम्मान और अल्पव्यय, ये सब करना जो है अच्छी बात बताया गया है उसमें। तो यही चीज़ तीसरे में और यही चीज़ किसमें? 11वें में। 11वां जो शिलालेख है उसमें भी यही चीज़ का वर्णन है। तो अब इसको हम एक साथ याद कर लेंगे, किसको किसको? पहले को, तीसरे को और 11वें को। ये तीन जो शिलालेख है उसमें एक ही बात का वर्णन है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पहला महत्वपूर्ण है इसमें पशु हत्या। 11वें में भी पशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो तीसरे में जैसा कि अभी हम इसके पहले बताए थे कि इसमें ब्राह्मणों और श्रमणों का जो है आदर भाव रखना है, वो अच्छी बात बताया गया है उसमें, और माता पिता का सेवा करना, अल्प व्यय करना, ये अच्छी बात बताया गया है उस शिलालेख में। तो ये तीन चीज़ एक साथ रखेंगे, पहला, तीसरा और 11वां, क्योंकि इसमें एक ही बात की गई है। 11वें में कहा गया है कि इसमें धम्मनीति की व्याख्या की गई है। 11वें में धम्मनीति की व्याख्या की गई है, और इसमें जो है पशु हत्या न करने का और मित्रों के प्रति सद्भाव रखने की बात कही गई है। तो मतलब पहला, तीसरा और 11वां एक समान ही बात करता है, तीनों में एक समान ही है। तो हम चलते हैं अपने चौथे पर, और चौथे पर भी यही बात की गई है। कौन से में? चौथा। तो चौथा अगर शिलालेख के बारे में हम देखते हैं तो चौथे में भी वही, पहले में जो कहा गया है वही तीसरे में, वही 11वें में, वही चौथे में। तो चारों एक समान हैं, तो चारों में एक ही चीज़ का वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब इन चारों को हम एक साथ रखेंगे, इसको अलग अलग हम याद नहीं करेंगे। तो अगर ये पूछा जाता है कि जैसे पहले में, तो हम आपको बताए तीसरे में, 11वें और चौथे में भी यही बात रखी गई है कि इसमें भी धम्मनीति से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं, और जो है मित्रों के प्रति आदर भाव रखना है, प्रजा के प्रति आदर भाव रखना है, और श्रमणों के प्रति आदर भाव रखना है, हिंसा और मित्रों के प्रति अशोभनीय कार्य जो है उसकी निंदा की गई है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये चार जो शिलालेख है उसमें एक ही तरीके की बात की गई है। अब हम चलते हैं अपने 5वें शिलालेख पर। 5वें शिलालेख में क्या कहा गया है इसके बारे में हम देखते हैं आगे।
तो पांचवें में कहा गया है मित्रों कि इसमें प्रथम बार जो है, पांचवें में प्रथम बार अशोक के शासन के 14वें वर्ष, कब? इसमें अशोक के कब शासन के 14वें वर्ष, क्या किसकी नियुक्ति की गई थी? किसकी नियुक्ति की गई थी? धर्म महामात्रों की, या हम कह सकते हैं धम्म महामात्यों, ठीक है, धम्म महामात्यों, या इसको हम धर्म महामात्र भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? धर्म महामात्र, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है, ठीक है। क्या की गई है? उनके इसमें अशोक के मतलब अशोक के शासन के 14वें वर्ष, अशोक के शासन के 14वें वर्ष धम्म महामात्यों या धर्म महामात्रों की नियुक्ति और कर्तव्यों का वर्णन है। किसका? कर्तव्यों का वर्णन है। तो ये है पांचवा शिलालेख, जिसमें अशोक के शासन के 14वें वर्ष जब वो शासन करना स्टार्ट किए, उस शासन के 14वें वर्ष में जब पहुँचे तो उन्होंने धम्म महामात्यों या धर्म महामात्रों की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों का जो वर्णन है उन्होंने पांचवें शिलालेख में उत्कीर्ण करवाया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने छठे पर। पांचवा हो गया छठा शिलालेख। छठे शिलालेख की बात करते हैं तो छठे शिलालेख में भी पांचवें शिलालेख की ही तरह कुछ बातें की गई हैं। उसमें कहा गया है कि जो इसमें धम्म महामात्यों को आदेश दिया गया है, किसको? धम्म महामात्यों को आदेश दिया गया है क्या दिया गया है? धम्म महामात्यों को आदेश दिया गया है कि वो क्या दिया गया है? आदेश दिया गया है। क्या आदेश दिया गया है? कि यहाँ पर सुचारू व्यापार का मतलब, एक मिनट, थोड़ा सा एक सेकेंड रुकना दोस्तों। अब ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों उस पर फ्लाइट मोड नहीं लगा था मोबाइल कैमरे पर, इसलिए वो थोड़ा सा मैसेज आने लगा था, ठीक है। अब देखना, इसमें छठे शिलालेख में कहा गया है कि धम्म महामात्यों को आदेश दिया गया है कि जो धार्मिक कार्य हैं उसको सुचारू रूप से राज्य में संचालन करें उसका। और उसमें ये कहा गया है कि वहाँ जो पत्थरों पर जो लिपि जो वहाँ पर आदेश खुदवाए गए हैं कि वहाँ पर उसको खुदवाने का यही कारण है कि वो चिरस्थायी रहें, वो कभी मिटे ना, और जो आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो आगे आने वाले वंश हैं, वो सभी उसको देखकर कुछ ना कुछ अच्छे सीख लें। तो ये छठे शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। अब हम चलते हैं सातवें पर। सातवां शिलालेख। सातवां शिलालेख, तो सातवें शिलालेख में कहा गया है कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना, ठीक है। सभी धर्मों के प्रति या सभी संप्रदायों के प्रति, सभी धर्म में बोल रहा हूँ, उस टाइम संप्रदाय ही थे, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इन सब के बारे में, सभी संप्रदायों के बारे में सभी संप्रदायों से सहिष्णुता का भाव रखना,
सहिष्णुता का भाव रखना। ठीक है, तो ये चीज़ 7वें शिलालेख में दिया गया है कि सभी संप्रदायों के प्रति, या हम ये कह सकते हैं सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान करना या भाव रखना एक ही चीज़ है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 8वें शिलालेख पर। कौन सा 8वां शिलालेख? 8वां शिलालेख में क्या कहा गया है दोस्तों कि सम्राट अब बिहार यात्रा नहीं करेंगे। ठीक है, सम्राट विहार यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि धम्म यात्रा करेंगे। अब धम्म यात्रा करेंगे। क्या कहा गया है इसमें कि सम्राट विहार यात्रा नहीं करेंगे, अब विहार यात्रा वो बंद करके अब वो क्या करेंगे, धम्म यात्रा करेंगे और सभी संप्रदाय या वर्गों से मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ कहा गया है 8वें शिलालेख में। अब हम देखते हैं कि 9वें शिलालेख में क्या कहा गया है। 9वें शिलालेख में, तो 9वें शिलालेख में क्या कहा गया है, तो 9वें शिलालेख में दोस्तों कहा गया है कि जन्म, क्या कहा गया है, जन्म, बीमारी और विवाह। कब? जन्म, बीमारी और विवाह के उपरांत के समय या उपरांत क्या कहा गया है कि इस पे समारोहों को प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है, जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत के समारोहों पर प्रतिबंध। ठीक है, प्रतिबंध इस पे लगा दिया गया था, या ये कह सकते हैं कि इसकी निंदा की गई थी। ठीक है, या होने वाले, क्या कहा गया है कि जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत के होने वाले समारोहों पर होने वाले समारोहों के बारे में निंदा की गई है। ठीक है, यही सही है, निंदा की गई है। और इसमें एक चीज़ ये भी कहा गया है कि पत्नियों और माताओं द्वारा समारोह नहीं किया जाएगा, समारोह नहीं मनाया जाएगा, और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ और लिख लेना, ये पत्नी और माताओं द्वारा समारोह मनाने पर पूर्णतः प्रतिबंध, मनाने पर प्रतिबंध। और अशोक ने ये कहा था कि ये सब कार्य छोड़कर धम्म प्रचार प्रसार करें या धम्म समारोह मनाएं। ठीक है, और ये जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत समारोहों के बारे में निंदा की गई है, किसमें? 9वें शिलालेख में। और पत्नियों और माताओं द्वारा समारोह जो मनाया जाता था उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, ये था 9वां, और इसमें धम्म समारोह पर बल दिया गया था 9वें शिलालेख में, ये इसका वर्णन है। 10वां देखते हैं। 10वें शिलालेख में क्या कहा गया है? 10वें शिलालेख में क्या कहा गया है? इसमें ख्याति व गौरव की निंदा की गई है। ठीक है, इसमें ख्याति व गौरव की निंदा की गई है। इसमें ख्याति व गौरव की निंदा की गई है। और लोगों को ये कहा गया है कि
ये धम्म, लोगों को ये कहा गया है कि धम्म नीति का श्रेष्ठता का, इसमें धर्म नीति की श्रेष्ठता प्रकट करें और धम्म नीति का ही पालन करें, और इसमें गौरव और किसका, ख्याति का निंदा किया गया है। किसमें, 10वें में। अब 11वें में हम चलते हैं। 11वां का बता दिया गया है कि पहला, तीसरा, चौथा और 11वां में एक ही चीज़ का वर्णन किया गया है। तो हम 12वें में चलते हैं। 12वें में क्या कहा गया है, 12वां और कौन सा, 7वां। 12वां और 7वें में भी एक ही चीज़ कहा गया है। 12 और 7 ये दोनों एक ही चीज़ का वर्णन करता है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। एक ही बात है, उसमें सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना है। तो ये चीज़ जो है 12वें में भी कहा गया है। 12वें में एक चीज़ और कहा गया है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो व्यक्ति दूसरे धर्म की अनादर करता है या बुराई करता है दूसरे धर्म की, वह दूसरे धर्म की तो हानि पहुंचा रहा है उसको, और अपने खुद के धर्म को भी वो हानि पहुंचा रहा है, ऐसा कहा गया है 12वें में। तो 7वां और 12वां लगभग एक दूसरे से मेल खाते हैं, इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे। हम चलेंगे 13वें पर। 13वां में क्या कहा गया है, 13वें शिलालेख में इसको देखेंगे। तो 13वें शिलालेख में दोस्तों, उसमें कलिंग की लड़ाई के बारे में कहा गया है। कलिंग की लड़ाई के बारे में वर्णन है। कलिंग का युद्ध, कलिंग के युद्ध का वर्णन, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है इसमें। 13वें में जो है कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है, और तत्कालीन जो वहाँ पर उनके पड़ोसी राज्य थे, जैसे कंबोज हुआ, गांधार हुआ, राष्ट्रिक हो गया, भोजक हो गया, इन सब का वर्णन किया गया है। या हम यहाँ पर लिख देते हैं, तत्कालीन पड़ोसी राज्यों का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया है 13वें में। और तीन यूनानी शासक का भी वर्णन है। तीन यूनानी शासक का वर्णन है। और वह कौन कौन से 3 यूनानी शासक का वर्णन किया गया है उसमें एंटियोकस द्वितीय, एंटियोकस द्वितीय का वर्णन है। एंटियोकस द्वितीय कौन थे, ये सीरिया के थे, सीरिया नरेश, ये सीरिया नरेश थे एंटियोकस द्वितीय। और फिलाडेल्फस द्वितीय, फिलाडेल्फस द्वितीय, या हम फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय उनको कहते हैं। तो ये कहाँ के थे, मिस्र के। फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय मिस्र के। और तीसरे थे कौन, तीसरे थे वो मकदूनिया के, कौन थे, एंटीगोनस नाम था मकदूनिया के, जहाँ का वो था फिलिप द्वितीय का पुत्र, मकदूनिया का ही शासक फिलिप द्वितीय थे, उन्हीं का पुत्र सिकंदर था। तो ठीक है, मकदूनिया के शासक थे ये कौन, एंटीगोनस। और एक चौथे थे मागस, चौथे थे मागस। मागस कहाँ के राजा थे, मागस कहाँ के शासक थे, सीरीन, एक जगह है सीरीन, तो मागस सीरीन के शासक थे। और एक और थे पांचवा थे अलेक्जेंडर, पांचवा एक नाम और है, पांचवा अलेक्जेंडर, वो कहाँ का शासक था, एपियन, कहाँ का, एपीरस, ठीक है। अब इसमें 5 यूनानी शासक का वर्णन किया गया है 13वें में, जिसमें कौन कौन से थे,
एंटियोकस द्वितीय जो सीरिया के नरेश थे, फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय जो मिस्र के नरेश थे, और एंटिगोनस जो मकदूनिया के नरेश थे, और चौथा मागस सीरीन के नरेश थे, और अलेक्जेंडर जो एपिरस के नरेश थे। तो ये 5 यूनानी शासकों का वर्णन किया गया है 13वें शिलालेख में, और उसमें कलिंग के युद्ध का भी वर्णन किया गया है, और तत्कालीन जो अशोक के साम्राज्य के जो पड़ोसी राज्य थे उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना। अब हम चलते हैं लास्ट और 14वें शिलालेख पर इनके। तो 14वें में कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया, बस इसमें ये कहा गया है दोस्तों कि इसमें जो है लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए बारंबार प्रेरणा दी गई है। ठीक है, लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का बारंबार प्रेरणा। ठीक है, बारंबार प्रेरणा दी गई है इसमें 14वें में लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए। ठीक है, तो ये था इनका बृहद शिलालेख। अब हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे इनके लघु शिलालेख के बारे में। तो देखो दोस्तों, जो है इसमें कई दिन लग सकता है, क्योंकि ये शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ामर ये तो नहीं पता कि पूछेगा कि हम क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो शिलालेख के बारे में आप लोग जानें। ये बहुत मोटा टॉपिक था आज का। इसके बाद अब कल वाले टॉपिक में आप लघु शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे, और उसी के साथ आप दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ के बारे में एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है जितना इसमें दिया गया था लघु शिलालेख में, बृहद शिलालेख में। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसमें दीर्घ स्तंभ लेख, ये इम्पॉर्टेंट है। बृहद स्तंभ लेख के बारे में थोड़ा सा अगर हम जानकारी लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।